हेलो एंड वेलकम टू पंत कॉमर्स क्लासेस। तो ये क्लास 11 का सेकंड चैप्टर बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स सब पढ़ रहे हैं। इसमें आज हम चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक टॉपिक हम पहले इसमें डाल चुके हैं, एक वीडियो। तो जिन्होंने वो नहीं देखी पहले वो प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख लें। तो उसके आगे का आज हम काम शुरू करेंगे। देखिए आज पहला टर्म हमारा है एक्सपेंसेस, और जो पिछले वीडियो में लास्ट था वो था एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर और एक्सपेंसेस को और प्रॉफिट को और इनकम को ज्यादातर लोग सिनोनिमसली यूज करते हैं, लेकिन हल्का हल्का थोड़ा सा डिफरेंस होता है। देखिए एक्सपेंडिचर हमने आपको समझाया था कि एक्सपेंडिचर क्या होता है कि फर्म ने कोई बेनिफिट रिसीव किया और उसके लिए खर्चा किया, तो दैट इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। उसको एक्सपेंडिचर कहते हैं। जैसे आपने मशीन खरीदी, लैंड खरीदा, बिल्डिंग खरीदी, उसके लिए आपने जो खर्चा किया उसको हम एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ठीक है, वो फर्म ने कोई बेनिफिट लिया और उस बेनिफिट के लिए खर्चा किया, वो एक्सपेंडिचर था। एक्सपेंसेस क्या होता है कि जिस चीज को बना करके बेचने का आपका बिजनेस है ना, उसके ऊपर जो खर्चा कर रहे हैं, यानी कि अमाउंट स्पेंड ऑन प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज बनाने पर जो आपका खर्चा हो रहा है उसको बोलते हैं एक्सपेंसेस। ठीक है, जैसे मशीन आपने खरीदी तो मशीन को खरीदने का खर्चा जो हुआ वो तो हो गया एक्सपेंडिचर। लेकिन जब आप गुड्स एंड सर्विसेज की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो वही मशीन यूज होगी, घिसेगी, डेप्रिसिएशन होगी, तो वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस है, क्योंकि वो उन गुड्स को बनाने में यूज हो रही है। ठीक है, तो अमाउंट स्पेंड ऑन प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने में जो खर्चा लगता है उसको एक्सपेंसेस बोलते हैं। और इसमें आपका डेप्रिसिएशन इंक्लूड है, सैलरी इंक्लूड है, जो पर्सन काम करता है आपके पास, एडवर्टाइजमेंट है, कमीशन है, इस तरह की चीज आती है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है एक्सपेंडिचर और एक्सपेंसेस में। नेक्स्ट इसमें एक्सपेंसेस में दो इसके टाइप्स हैं। एक्सपेंसेस ये होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो कि ड्यू हो चुका है पेमेंट के लिए, लेकिन आपने पेमेंट नहीं किया, यानी दोज एक्सपेंसेस विच आर ड्यू टू बी पेड बट नॉट एक्चुअली पेड। यानी कि किसी ने आपके बिजनेस में काम कर दिया तो आपको उसको सैलरी देनी चाहिए, लेकिन आपने भी पे नहीं किया, तो वो आउटस्टैंडिंग सैलरी हो जाएगी, यानी कि ड्यू बट नॉट पेड। रेंट आपने बिल्डिंग का भी पेमेंट नहीं किया है तो रेंट आउटस्टैंडिंग जाएगा। तो ऐसे एक्सपेंसेस जो पेमेंट के लिए ड्यू है लेकिन पेमेंट किए नहीं गए हैं। उसके अलावा होता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस होता है कि आपने टाइम से पहले ही दे दिया, अभी ड्यू भी नहीं हुआ, आपने एडवांस में दे दिया। तो जनरली जो रेंट होता है ना बिल्डिंग वगैरह, वो आपको एडवांस में देना पड़ सकता है, या कोई और ऐसा एक्सपेंसेस है जो आपने पहले ही दे दिया, जो अभी ड्यू भी नहीं हुआ, फ्यूचर में उसका बेनिफिट आपको मिलेगा, आपने पेमेंट अभी कर दिया उसका, तो उसको बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस, यानी कि एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, ड्यू होने से पहले ही किसी एक्सपेंसेस को दे देना। जिस बिल्डिंग में आप बिजनेस कर रहे हैं, आपने उसको फ्यूचर के 2-3 मंथ का या इस साल से भी आगे का आपने पेमेंट कर दिया, तो उसको बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। नेक्स्ट आता है इनकम। अब देखिए इनकम और प्रॉफिट ये दो टॉपिक है जिनको ज्यादातर सिनोनिमसली यूज किया जाता है। जैसे कि मैं आपको कहता है एक्सपेंडिचर और एक्सपेंसेस, तो थोड़ा सा डिफरेंस है, ऐसे इनमें भी थोड़ा ही डिफरेंस है। देखिए इनकम क्या होता है, इनकम होता है कि आपने एक ट्रांजेक्शन किया और उसमें आपने कहा मैंने इसमें 50,000 रुपीज अर्न कर लिए। एक्सपेंसेस कितना, इससे रिलेटेड एक्सपेंसेस कितना था, तो उसमें 40,000 था, यह आपका 10,000 का इनकम हो गया। ठीक है, इनकम क्या होता है, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू, यानी कि सेल ओवर एक्सपेंसेस ऑफ अ पीरियड। एक पीरियड का या एक ट्रांजेक्शन का जो आपका रेवेन्यू है वो जितना ज्यादा होगा आपके एक्सपेंसेस से, उसको बोलते हैं इनकम। ठीक है, इनकम में बता, इनकम एक डिफरेंट टाइप्स में बार बार हो सकती है आपको, जैसे एक बार हुई, 2 बार हुई, 3 बार हुई, 4 बार हुई, जबकि प्रॉफिट एक सर्टेन डेट पे निकाला जाता है साल के लास्ट में। तो इनकम एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस ऑफ अ पीरियड प्लस इनकम इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, यानी कि रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस जब भी आप लेस करेंगे इनकम आपको मिल जाएगी। अब इसके दो टाइप है, एक्रूड इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। एक्रूड इनकम होती है इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, यानी कि आपने अर्न तो कर ली इनकम, आपने अपना पार्ट प्ले कर दिया, लेकिन आपको अभी वो पैसा मिला नहीं है, तो उसको बोलते हैं एक्रूड इनकम। जैसे कोई सर्विस रेंडर करता है, सर्विस देता है, तो आप अपनी सर्विस प्रोवाइड कर चुके हैं, लेकिन बंदे ने आपको रिटर्न में उसका पेमेंट नहीं दिया, तो आपकी एक्रूड इनकम हो जाती है। ठीक है, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस क्या होता है कि आपने अभी अपनी सर्विस नहीं दी, आपने कुछ डिलीवरी नहीं करी और उससे पहले ही आपको पेमेंट मिल गया, तो उसको इनकम रिसीव्ड इन एडवांस या अनअर्न्ड इनकम भी बोल सकते हैं आप। तो रिसीव्ड ऑफ इनकम बिफोर बिकमिंग ड्यू, ड्यू होने से पहले अगर आपको इनकम मिल जाती है तो उसको इनकम रिसीव्ड इन एडवांस बोलते हैं। नेक्स्ट आता है जो आपका प्रॉफिट। अब देखिए प्रॉफिट और इनकम में जो मैं डिफरेंस बता रहा था, इनकम तो आपको आपने एक ट्रांजेक्शन किया कि इसमें मेरे को इतनी सेल हुई और इतना रेवेन्यू था, इतना मैंने इसमें खर्चा किया, तो डिफरेंस आपकी इनकम हो गई। लेकिन प्रॉफिट क्या है, एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू ओवर टोटल एक्सपेंसेस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। पूरे साल में आपने टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट किया,
डिफरेंट जो आपने सेल की बार बार एक महीने में, दूसरे महीने, तीसरे, ऐसे हर महीने में, उन सभी रेवेन्यूज को जोड़िए और उसमें से जितने भी रिलेटेड एक्सपेंसेस है सारे लेस करिए एट द एंड ऑफ ईयर, तो उसको प्रॉफिट बोलते हैं। तो एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंसेस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड प्रॉफिट। प्रॉफिट के दो पार्ट है, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट होता है डिफरेंस बिटवीन सेल एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सेल और डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बीच में जो डिफरेंस है उसको ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं। देखिए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो फैक्ट्री में किए जाते हैं, ठीक है, जिनके बिना प्रोडक्शन रुक जाता है। जैसे कि आपका वेजेस टू लेबरर्स हो गया, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हो गए, कोल एंड गैस हो गया, फैक्ट्री लाइटिंग हो गई, फैक्ट्री रेंट हो गया, ये सब डायरेक्ट नेचर के एक्सपेंसेस हैं। तो अगर आप यानी कि अगर आप इन एक्सपेंसेस को कर दें और फिर आपका जो प्रॉफिट होता है उसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। यानी कि अगर आपने जो चीज बनाई है उसको फैक्ट्री प्रीमाइसेस में ही अगर आप बेच सकते हैं तो वो जो प्रॉफिट होगा उसको ग्रॉस प्रॉफिट होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, आप फैक्ट्री प्रीमाइसेस में नहीं बेच सकते, आपको देखने के लिए डिफरेंट प्लेसेस तक भेजनी होती है और बहुत सारे खर्चे होते हैं जो ऑफिस में होते हैं। तो नेट प्रॉफिट क्या होता है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल एंड ऑल एक्सपेंसेस। सारे एक्सपेंसेस ले लीजिए आप, केवल डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट भी लो, जो ऑफिस में भी हो रहे हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, फाइनेंस एक्सपेंसेस, ये सभी एक्सपेंसेस अगर जोड़ दें डायरेक्ट एक्सपेंसेस साथ और इनको लेस करते हैं सेल में से, तो इट मींस नेट प्रॉफिट आपका आ जाएगा। देखिए, ग्रॉस प्रॉफिट में से अगर केवल ग्रॉस प्रॉफिट कैसा आता है? सेल माइनस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब आप ग्रॉस प्रॉफिट में से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस कर दें तो आपका नेट प्रॉफिट होगा। तो ये प्रॉफिट और इनकम के बारे में आपको ध्यान रखना है। जैसे एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस में इसमें भी डिफरेंस है कि रेवेन्यू इनकम जो होती है वो एक पर्टिकुलर रेवेन्यू और एक्सपेंसेस के बीच का डिफरेंस होती है, लेकिन प्रॉफिट जो होता है वो ईयर एंड पर जितना भी टोटल रेवेन्यू है उसमें से टोटल एक्सपेंसेस का जब लेस करते हैं तब आपको प्रॉफिट होता है। दो डायग्राम देखिए। गेन क्या होता है? देखिए नेक्स्ट, गेन होता है कि नॉन बिजनेस ट्रांजेक्शंस जो होते हैं उनसे आपको अगर कोई बेनिफिट या प्रॉफिट होगा तो उसको गेन बोलते हैं। ठीक है, बिजनेस ट्रांजेक्शन होता है कि हमारा किसी चीज को रिपीटेडली सेल परचेस करने का बिजनेस है तो वो उसको उससे जो बेनिफिट होगा प्रॉफिट होगा। जैसे मान लीजिए टेक्सटाइल बिजनेस है हमारा, तो हम बार बार खरीदेंगे बेचेंगे, खरीदेंगे बेचेंगे, लेकिन जिस चीज से हम बना रहे हैं कोई प्रोडक्ट को, अगर वो मशीन बेच दिया हमने या हमारे पास कोई फर्नीचर बना होता है वो बेच दिया हमने, है ना, ऐसी कोई चीज जो कि एसेट के रूप में यूज कर रहे थे, अगर उसको बेच देते हम तो उसको बेचने पर जो बेनिफिट होगा दैट इज कॉल्ड गेन। और गेन जो है वो वन से डिवाइड होने वाली चीज है, कभी कभी होती है, बार बार आपको नहीं होती, यानी कि रैकरिंग नेचर की या रिपीटेड नेचर की नहीं होती है। तो ये गेन है, प्रॉफिट फ्रॉम नॉन बिजनेस ट्रांजेक्शन, यानी कि ये आपका बिजनेस नहीं है जो आपको गेन हुआ। तो अगर आप कोई मशीन जिससे आपका प्रोडक्ट बनाते हैं उस मशीन को ही बेच देते हैं तो वो आपका बिजनेस थोड़ी है, उसको बेच, लेकिन अगर पुरानी हो गई आप उसको बेच रहे हो, उसमें कुछ बेनिफिट हो गया तो वो आपका गेन हो जाएगा। लॉस क्या रहता है? लॉसेस क्या होता है? लॉसेस होते हैं ये प्रॉफिट से उल्टा है। प्रॉफिट क्या होता है? एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंसेस। आपका जो भी रेवेन्यू है वो जितना ज्यादा है रेवेन्यू आपके एक्सपेंसेस से उसको प्रॉफिट बोलते हैं, लेकिन अगर उल्टा हो जाए एक्सपेंसेस ज्यादा हो आपके रेवेन्यू से तो फिर आपको लॉस होता है। ठीक है, एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ पीरियड ओवर रेवेन्यू, किसी भी पीरियड का अगर रेवेन्यू से ज्यादा एक्सपेंसिव है, एक्सपेंसिव ज्यादा है रेवेन्यू से, तो फिर बिजनेस को लॉस हो जाता है। तो ये कुछ टर्म्स समझो। देखिए नेक्स्ट आता है परचेसेस। परचेसेस क्या होती है? देखिए, प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स इन विच बिजनेस डील्स इन, जिस चीज का हमारा बिजनेस होता है उसको परचेज करते हैं, तो वो गुड्स अगर हम परचेज करते हैं तो उसको बोलते हैं परचेसेस। देखिए, परचेज में और दूसरी चीजों को परचेज खरीदने में थोड़ा फर्क रहता है। जो चीज आप बिजनेस में यूज करने के लिए खरीदते हैं दैट इज कॉल्ड एसेट, उनको एसेट कहा जाता है। जैसे मशीन है तो मशीन आप बिजनेस में यूज करोगे, फर्नीचर है वो आप बिजनेस में यूज करोगे, तो उनको एसेट बोलते हैं, उनको उसी नाम से रिकॉर्ड भी किया जाता है, लेकिन उसको आप बेचेंगे, उनको यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन जिस चीज को आपके बिजनेस है, जिस चीज का आपका, उसको आप परचेज कर रहे हैं, रीसेल करने के लिए कर रहे हैं, तो जो चीज हमने परचेज किया लेकिन हम उसको वापस सेल कर देंगे तो उसको बोलते हैं परचेज। जो गुड्स हमने परचेज की उसको आपने बेचने के लिए परचेज किया है तो उसको परचेज बोलते हैं। ठीक है ना, तो परचेज ऑफ गुड्स इन विच बिजनेस डील्स इन, जिस चीज का आपका बिजनेस है। मान लीजिए आपका सपोज बिजनेस जो है टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर, टेक्सटाइल खरीदते हैं आप, कपड़ा रेडीमेड गारमेंट्स परचेज करते हैं और उसको बेच देते हैं। तो रेडीमेड गारमेंट्स को परचेज करना और उसको बेच देना एक गुड्स हो गई, तो आपको जब भी उसको परचेज करोगे आपको उसको परचेज ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो परचेज होता है जिस चीज का हमारा बिजनेस होता है उसको खरीदना, प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स इन विच बिजनेस डील्स इन। फिर आता है सेल। सेल क्या होता है? सेल होता है कि जिस चीज का आपका बिजनेस उसको बेचने से आपको जो पैसा मिलता है उसको सेल बोलते हैं। सेल और रेवेन्यू सेम चीज होती है। देखिए, टोटल रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम गुड्स सोल्ड इन विच बिजनेस डील्स इन, जिस चीज का आपका बिजनेस है
उसको बेचने से जो आपको रेवेन्यू मिलता है उसी रेवेन्यू को सेल बोलते हैं। जैसे अगर आपको रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस है, उसको आप खरीदते हैं और बेचते हैं, खरीदते हैं और बेचते हैं, तो जब आप उसको खरीदेंगे तो वो तो परचेज हो गया प्रॉफिट में, और जब आप उसको बेच लेंगे तो वो सेल हो जाता है। तो सेल क्या हुआ? टोटल रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम द गुड्स सोल्ड इन विच बिजनेस डील्स। जिस चीज में आप बिजनेस कर रहे हैं उस चीज को बेच करके जो आपको पैसा मिलता है उसको सेल। तो देखिए स्टॉक क्या होता है? स्टॉक होता है अनसोल्ड गुड्स लाइंग विद द फर्म एट द एंड ऑफ द ईयर। आप किसी चीज को परचेज करते हैं, उसको बेचते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि आपने सारा खरीदा सारा बेच दिया। मान लीजिए आपने 10,000 रुपीज की गुड्स परचेज की, 8,000 की आपने सेल की, ये आपकी परचेज हो गई, ये आपकी सेल हो गई, तो 2,000 जो आपके पास बच गया ये आपका क्लोजिंग स्टॉक होता है, ठीक है ना। अनसोल्ड गुड्स लाइंग विद द फर्म एट द एंड ऑफ द ईयर इज कॉल्ड स्टॉक, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक उसको बोलते हैं। और क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर में जाकर के ओपनिंग स्टॉक हो जाता है। इस साल के लास्ट में जो आपके पास स्टॉक होगा वही नेक्स्ट पीरियड में आपका बिगनिंग में ओपनिंग स्टॉक हो जाता है। तो स्टॉक क्या है? अनसोल्ड गुड्स लाइंग विद द फर्म एट द एंड ऑफ द ईयर। साल के लास्ट में आपके पास जो बिना बिकी हुई चीजें उनको हम स्टॉक बोलते हैं, इनकी क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा एक चीज समझने वाली है तो कि इन्वेंट्री में और स्टॉक में भी थोड़ा फर्क होता है। कुछ लोग इन्वेंट्री भी बोलते हैं, जैसे इन्वेंट्री और स्टॉक में फर्क, बेसिक डिफरेंस मैं आपको बताता हूं क्या है। स्टॉक होता है कि अगर आपका ट्रेडिंग बिजनेस है, ट्रेडिंग बिजनेस क्या होता है कि आप खरीदते हैं और बेच देते हैं, खरीदते हैं और बेच देते हैं, तो जो बिना बिका रहेगा वो स्टॉक होता है। इन्वेंट्री होती है कि जब आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और मैन्युफैक्चर करके बेच देते हैं, तो उस समय आपके पास जो रॉ मेटेरियल होता है उनको बोलते हैं स्टॉक। उसमें भी ये क्लोजिंग स्टॉक इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इन्वेंट्री। ये इन्वेंट्री का एक पार्ट है। इन्वेंट्री एक वाइड टर्म है, बड़ी टर्म है। इन्वेंट्री जब आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो उसमें कितनी चीजें शामिल है? देखिए इन्वेंट्री में, इन्वेंट्री में आपको शामिल होता है रॉ मेटेरियल का स्टॉक, सेमी फिनिश गुड्स का स्टॉक, जो जिसको आप बोलते हैं कि अभी थोड़ी बनी है, थोड़ी रह गई है ना। उसके अलावा आपका ये फिनिश गुड्स का स्टॉक, ये सब चीजें शामिल होती है इसमें। तो स्टॉक जनरली ट्रीट किया जाता है ट्रेडिंग बिजनेस में, जिसमें आप चीजें खरीद कर बेच देते हैं, और इन्वेंट्री टर्म मेनली यूज की जाती है जब आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, ठीक है। नेक्स्ट आता है डेटर्स। डेटर्स क्या होता है? देखिए बिजनेस में आपको क्रेडिट में भी सेल करना पड़ेगा, क्रेडिट परचेज भी करेंगे, क्रेडिट सेल भी करेंगे। तो जिन लोगों को आप क्रेडिट में सेल करेंगे वो लोग डेटर्स हो जाते हैं, और फर्क के एसेट होता है। द पर्सन टू हुम गुड्स आर सोल्ड और सर्विसेज आर रेंडर्ड ऑन क्रेडिट। अगर हम गुड्स बेचने वाले हैं तो हमने जिनको क्रेडिट में गुड्स सेल किया, हम सर्विस प्रोवाइडर है तो जिनको हमने सर्विस क्रेडिट पे दी है। जैसे हम ट्रांसपोर्ट बिजनेस है हमारा, तो हमने ट्रांसपोर्ट की सर्विस दे दी किसी को, अभी पैसा नहीं मिला तो हमारा डेटर हो। तो डेटर होता है जिसको हमने क्रेडिट पे या तो गुड्स सेल किया या फिर सर्विस रेंडर कर दिया क्रेडिट में। तो ये हमारी एसेट होती है और बैलेंस शीट में एसेट सर्विस को शो किया जाता है। बिल रिसीवेबल क्या होता है? देखिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज, आपके कोर्स में एक चैप्टर भी है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में मेनली दो चीज आती है, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल। देखिए क्या होता है कि जैसे मैं कोई चीज किसी को क्रेडिट पे बेच रहा हूँ, ठीक है, तो क्रेडिट पे बेच रहा हूँ तो उसके पास अभी देने के लिए पैसा नहीं होता है, मैं आपको 2-3 महीने बाद दे दूंगा। लेकिन मुझे अभी जरूरत थी पैसे की, तो मैं क्या करूंगा, एक बिल लिखूंगा, ठीक है, एक फॉर्मेट होता है इसका बना हुआ, उसमें मैं बिल लिखूंगा और उस बंदे के सामने प्रेजेंट करूंगा, साहब ठीक है आप दे देना, लेकिन आप इसमें डेट बताइएगा कब देंगे। वो ड्यू डेट निकाल लेते हैं और उससे एक्सेप्ट करके वो बंदा मुझे लौटा देगा। मेरे को जिसने मेरे से क्रेडिट में परचेज किया वो एक्सेप्ट करके मुझे लौटा देगा। तो मेरे लिए तो मेरे को तो पैसा मिलना है ना उस बिल का, तो मेरे लिए बिल्स रिसीवेबल है, और उस बंदे ने पेमेंट करने उसके लिए बिल्स पेबल होता है। तो दो टर्म होती है सर। तो देखिए बिल रिसीवेबल क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज बिकम्स बिल रिसीवेबल व्हेन इट इज एक्सेप्टेड बाय द डेटर एंड रिटर्न टू द बिजनेस हाउस। यानी कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज बिल रिसीवेबल तब बन जाता है जब कोई बंदा जिसने पैसा देना है उसने इसको एक्सेप्ट किया और बिजनेस उसको वापस कर दिया। मैं मानता हूं मैंने आपका पैसा देना है, एक्सेप्ट कर दिया, आप इसे ले लीजिए, तो उसको फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज को तब बोलते हैं उसको बिल रिसीवेबल, ठीक है। क्रेडिटर्स करता है, जैसे हम किसी को उधार बेचते हैं, बिजनेस में परचेज एंड सेल क्रेडिट में करनी पड़ती है, तो हमने अगर किसी को सेल की क्रेडिट में हमारा डेटर है, लेकिन हमने किसी से परचेज भी तो क्या करें क्रेडिट में, तो जिससे हमने क्रेडिट में परचेज किया है वो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं। यानी कि क्रेडिटर वो लोग होते हैं जिन्होंने बिजनेस हाउस को क्रेडिट में गुड्स दी हुई है, ठीक है ना। द पर्सन प्रोवाइड्स गुड्स एंड सर्विसेज टू बिजनेस ऑन क्रेडिट, मतलब बिजनेस मतलब हम अपने आप मान रहे हैं हमारा बिजनेस है, तो हमें जिन्होंने क्रेडिट में सेल किया, जिन्होंने हमें क्रेडिट में किया, यानी कि जिनसे हमने परचेज किया है क्रेडिट पे, वो लोग हमारे लिए क्रेडिटर्स होते हैं। और ये लायबिलिटी होती है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में लिखना होता है। बीपी को उसके साथ आपको बता दिया है। बीपी क्या होता है कि मान लीजिए जैसे अब डेटर्स तो हमने बीआर हो गया ना, अब जिनका हमने पैसा देना है क्रेडिटर्स का,
उन्होंने कहा था हमें पैसा चाहिए नहीं, तो उन्होंने बिल लिखा, हमें दिया, हमने एक्सेप्ट किया, उनको लौटा दिया, तो उस बिल का पेमेंट हमको करना है कुछ टाइम के बाद, तो हमारे लिए वो बिल्स पे है। यानी कि जिसने बिल का पैसा देना है उसके लिए पेबल, जिसको मिलना उसके रिसीव। तो क्या होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज इज बिल पेबल फॉर द पर्सन एक्सेप्ट। जिस बंदे ने उसको एक्सेप्ट किया हुआ है उसके लिए बिल्स पेबल होता है। इट बिकम्स रिस्पॉन्सिबल टू पे इन फ्यूचर। जिसने एक्सेप्ट किया उसके लिए वो फ्यूचर में पेमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, ये बिल्स पेबल होता है। गुड्स क्या होती है, जिस चीज में हम डील करते हैं उनको गुड्स बोलते हैं। ठीक है, जिस चीज को हम यूज करने के लिए लेते हैं बिजनेस में वो होती है आपके एसेट, और जिस चीज को आप बिजनेस में परचेज करते हैं सेल करने के लिए उसको बोलते हैं गुड्स। कोई भी ट्रांजेक्शन आपका, मान लिया फर्नीचर नॉर्मली जो है वो एसेट मानी जाती है कि आप बिजनेस में यूज करेंगे, लेकिन अगर आपका फर्नीचर का ही बिजनेस है तो फिर फर्नीचर आप बेचेंगे खरीद करके, आपने इधर परचेज कर उधर सेल कर दिया है ना, तो वो आपके लिए गुड्स हो जाएगी। तो गुड्स है प्रोडक्ट इन विच बिजनेस डील्स इन रेगुलरली एज अ नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन। नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में आप मतलब रूटीन वर्क में उसको लेते हैं और बार बार खरीदते बेचते हैं, तो उसको गुड्स बोला जाता है, जिस चीज का आपका बिजनेस होता है। कॉस्ट क्या होता है, अमाउंट स्पेंट ऑन प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज। जिन गुड्स और सर्विसेज को बना करके आप बेचते हैं, उनको बनाने में और बेचने में जो आपका खर्चा हो रहा है उसको कॉस्ट बोलते हैं। कोई प्रोडक्ट आप बना के बेचते हैं तो बनाने में आपको जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगी, जो आपने बनाया उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस आगे बेचने में जो भी खर्चा हुआ उसको कॉस्ट बोलेंगे। अमाउंट स्पेंड ऑन प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज। लास्ट है आज का जो टॉपिक में वो है वाउचर। वाउचर क्या होता है, वाउचर एक तरह का सपोर्ट डॉक्यूमेंट होता है। सपोर्ट डॉक्यूमेंट मतलब आपकी बात को सर्टिफाई करता है, ऑथेंटिसिटी देता है। वाउचर होना जरूरी है, वाउचर आपके ट्रांजैक्शन को ऑथेंटिकेट करता है। आप वैसे ही बोल देंगे मुझे तो नहीं माना जाएगा। तो सपोर्ट डॉक्यूमेंट प्रोवाइड्स ऑथेंटिसिटी टू ट्रांजैक्शन। ये ट्रांजैक्शन को ऑथेंटिसिटी देते हैं, ये वेरीफाई करते हैं, इस बात को बताते हैं कि यस ट्रांजैक्शन हैज टेकन प्लेस। क्या क्या आता है इसमें, इनवॉइस, बिल्स, कैश मेमो एक्सेट्रा, ये सब चीजें आती है इसमें। तो देखिए बच्चों, ये आज का हमारा कुछ टर्म्स थी, सेकंड वीडियो था इसका हमारा ये। अब इसको आप अच्छी तरह एक बार देख लें पॉज करके स्क्रीन को, और उसके बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो उसको लाइक और सब्सक्राइब करें, और एक और वीडियो इसमें हम डालेंगे, उसके बाद इस चैप्टर फिनिश करेंगे।